मैं अपना वर्कशॉप कार रिपेयरिंग वर्कशॉप रन कर रहा हूं और 2015 से सक्सेसफुली मतलब प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं। हर महीने लगभग हमने प्रॉफिट ही जनरेट किया है और कोविड के टाइम को अगर हटा दिया जाए तो लगभग एवरी मंथ ही हम लोग प्रॉफिट में ही है। आज का अपना जो एजेंडा है, आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको जिसने मतलब पिछले 7-8 सालों के अंदर कई बार दस्तक दी अपने को कि बार बार अपने सामने क्रिप्टो क्रिप्टो करके आ रहा था, तो अपने बहुत बार इग्नोर कर दिया कि यार क्या है ये अपने साथ बार बार आ रहा है। 2013 में अपने पास चांसेस थे, लोगों ने बोला कि यार इसको समझो, अपन ने नहीं समझा। 2016-17 में चांसेस थे, अपन ने नहीं समझा। लेकिन इस बार जब मुझे लगा कि यार इसको समझना चाहिए, 2021 में फाइनली मैंने किसी के थ्रू इस प्रोजेक्ट को समझा, तो मुझे बाय डिफॉल्ट मैंने उसमें इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न कई कई गुना मुझे आया। तो मुझे ये सब चीजें मोटिवेट करती है कि मैं लोगों को इस बारे में बताऊं। तो फाइनली मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को आज प्रमोट करने आया हूं उसका नाम है मीथर आईटीईएस। मीथर आईटीईएस का फुल फॉर्म है मीथर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज और ये एस्टोनिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आगे बताएंगे। पहले अपन यहां से शुरुआत करते हैं। मतलब आज हम लोग फ्यूचर में आने वाले 10 सालों में क्या क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपने उसको सीरियसली समझ लिया और उसको विजुलाइज करके मतलब उसको एक नई दिशा दे पाए, उसको समझ के, एक देखिए क्या होता है, विवेकानंद जी कहते हैं दो साइट होती है, देखने का तरीका दो होता है। एक होता है जो अपनी आंखें देखती है, एक होता है जो आंखों से देखा और उसको समझ के विजुलाइज करके अपन ने एक दिशा दे दी, तो मेरा इंटेंशन पूरा हो जाएगा। मतलब दशा तो नहीं बदल सकते एक दिन के अंदर, लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर एक दिशा देने का मैं आज काम करूंगा। आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग केवल फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं सन 2014 से, ये फैक्ट है। सही है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, इसकी राय लोगों के इंडिविजुअल पे सबकी अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए वो अच्छा, किसी के लिए बुरा, और राय जो है समय समय पर चेंज भी होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो लिखा है यहाँ पर ओपिनियन चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, फैक्ट नेवर चेंज। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये फैक्ट पे बेस्ड है। जो हम अभी देखिए क्या है ना, 90 मिनट या 160 मिनट 120 मिनट जो भी मैं आपका लूंगा वो मतलब वेस्ट नहीं होने चाहिए, मेरा ऐसा इंटेंशन है। मतलब जो मैं नॉलेज आपको देने वाला हूं ये अभी का सेमिनार के पहले और सेमिनार के बाद वो नॉलेज आपका इनहेंस होना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम 2 घंटे के अंदर आप वो चीजें सीख के जाएं जो अपने लाइफ में फ्यूचर में आने वाली है। क्या आर यू विलिंग टू मैक्सिमाइज योर गेन्स, मतलब आप क्या अपने गेन्स, अपने जो वर्थ है, जो अपनी इनकम है, क्या उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इनहेंस करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं? तो क्या तरीके हैं? दूसरा, आर यू विलिंग टू इंप्रूव योर फाइनेंशियल हेल्थ, क्या आपने अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल हेल्थ को आप इंप्रूव करना चाहते हैं? तीसरा, आर यू विलिंग टू हैव मोर टाइम टू, देखिए पैसा तो हम लोग बहुत कमाते हैं, टाइम नहीं रहता किसी के पास। सही है ना, जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना कम टाइम रहेगा। तो क्या हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाएंगे? सही मायने में तो फाइनेंशियली फ्रीडम वाला जो आदमी है वही लाइफ को सही एंजॉय कर रहा है। फाइनेंशियली फ्रीडम कौन है? जिसने सही समय पे सही जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसको लंबे समय के लिए होल्ड कर लिया। सही कह रहे हैं सर? इन्वेस्टमेंट करने के बाद लंबे समय के लिए होल्ड कर लिया, वही आज फाइनेंशियली फ्रीडम है। जिसने 10-15 साल 20 साल पहले 1 करोड़ रुपए कहीं से किसी सेफ जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो उसकी वर्थ आज 400 करोड़ 300 करोड़ हो गई है, तो वो आज फाइनेंशियली फ्रीडम है। क्योंकि डेली के एक्सपेंसेस लिमिट क्या है अपनी, 10 से 15 हजार। अगर हायर साइड पे बात करी जाए 10-15 हजार, हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकती है उसकी लिमिट, लेकिन एक एवरेज अपन बात करें तो ज्यादा से ज्यादा डेली खर्चे में हमारे 10 से 15 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं है, हायर साइड पे बात करें तो। जिसने 400-300 करोड़ कमा लिए वो आज फाइनेंशियली फ्रीडम है, फाइनेंशियली फ्री है। सही है ना सर? देखिए कुछ स्टेटमेंट्स
यूनिवर्सली ट्रू है, जो पूरी दुनिया में सत्य है। पहला, एवरी इंडिविजुअल एम्स टू इंक्रीज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ हिज फैमिली। सभी लोग अपनी कोशिश के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, अपने एजुकेशन, अपने नॉलेज, अपने स्किल के अनुसार अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। एवरी गवर्नमेंट, इसी तरह से अपनी गवर्नमेंट भी इंप्रूव करना चाहती है फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री। मतलब अपने देश की, जितने भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी लोग हैं, ये सब अपनी देश की फाइनेंशियल हेल्थ को और इंप्रूव करना चाहते हैं। द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। मतलब फाइनेंशियल, कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशन कैसे सुधरेगा? जब देश की इकोनॉमी सही होगी। इकोनॉमी सुधरेगी तो फाइनेंशियल कंडीशन सुधरेगी। और इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? बिजनेस पे। हमारे देश की इकोनॉमी बिजनेस पे बेस्ड है। सभी देशों की होती है, अपने देश की क्या। द हेल्थ ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस पे डिपेंड है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे देश में जो हम गुड्स, चीजों की सप्लाई या सर्विसेज जो हम ऑफर करते हैं, देते हैं, वो उसके थ्रू ही अपनी बिजनेस इंप्रूव होता है। और बिजनेस इंप्रूव हुआ तो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। अब ये सारे बिजनेस और सर्विसेज किस पे बेस्ड है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसा, पैसों का लेन देन। पैसों का लेन देन किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर बेस्ड है। द मोड ऑफ एक्सचेंज, द मोड ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी फास्ट। जो अपना लेन देन होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए। दूसरा, रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल सोर्स होना चाहिए, मतलब जेन्युइन होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको 500 का हूबहू वैसा नोट लाके दूं तो वो क्या कहा जाएगा? वो नकली कहा जाएगा। तो रिलायबल सोर्स होना चाहिए, सेक्योर होना चाहिए, रीच, पहुंच बहुत इजी होनी चाहिए, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजों पे अपने जो एक्सचेंज, अपने जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये डिपेंड करता है। देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। ये इंटरनेट से मैंने एक ये स्लाइड निकाली है जो अपने को क्लियर इंडिकेट कर रही है कैसे अपने जो करेंसी कैसे कैसे टाइम पे इंक्रीज हो रही है। पहले बाटला सिस्टम चलता था, मतलब चीजों के बदले अपन चीजों का लेन देन करते थे। दिख रहा है दीपक भाई पीछे से? बाटला सिस्टम है, पहले हम लोग चीजों के बदले चीजों का लेन देन करते थे। वो हर चीज उसके थ्रू लेन देन हो की जा नहीं सकती है, इसीलिए फिर कुछ समय बाद गोल्ड से हम ट्रांजेक्शन करने लग गए। मतलब गोल्ड, सोने के सिक्के चले, हमने सोने के सिक्के से अपनी जरूरत की चीज खरीदनी चल गई। उससे क्या हो गया? उससे मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी फॉर्म इन द सेंस, मतलब कि हर चीजों के रेट फिक्स हो गए। जैसे पहले क्या था कि बाटले सिस्टम में हमें जो चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि हमें 2 शर्ट के बदले में 2 टी शर्ट के बदले में कोई चीज हम ले रहे हैं। अब मान लीजिए वो चीज एक ही हो, सिंगल हो, तो उसको कैसे डिवाइड करेंगे? मान लो मुझे एक ही शर्ट चाहिए, तो इसमें क्या था कि अपने करेंसी को आना ही था, तो उसमें कॉइन गोल्ड में आ गए। गोल्ड में, सोने के सिक्कों में हम लोग लेन देन करने लग गए। चीजों की रेट फिक्स हो गई कि भैया ये चीज के बदले में 1 सिक्का या 2 सिक्का जो भी है। उसके बाद हम लोग सिक्के की, सोने के सिक्कों के साथ भी दिक्कत थी कि उसको यहां इस जगह से उस जगह ले जाना काफी रिस्की था, काफी सेफ नहीं था इन सेंस ऑफ। उसके बाद मेटल कॉइन्स आ गए। मेटल कॉइन्स जो है ना, उस देश की सरकार या गवर्नमेंट या राजा जो भी है उसके थ्रू मतलब लागू किया गया। तो वो सोने, ये मेटल कॉइन्स आ गए। मेटल कॉइन्स भी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत थी। अगर बड़ी चीज खरीदनी है तो उसको लेके ले जाना, हैवीनेस, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत। तो उसके बाद उसकी जगह पे पेपर मनी ले ली। पेपर मनी क्या होता है कि हल्के हैं, इजी ले जाना, या आसान है। नोट पे जो वैल्यू लिखी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी कि ज्यादा सिक्कों के बदले में एक नोट ले जाए तो उसकी वैल्यू हो गई, तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया। उसकी जगह फिर प्लास्टिक कार्ड आ गए। एक कार्ड लेके जाओ किसी भी मशीन के, यहाँ पर वो स्वैप कर दो और ट्रांजेक्शन एक पूरा हो गया। तो कार्ड आ गए। कार्ड के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल शिफ्ट हो गए 2016 से। 2016 से क्या हुआ, आज हम लोग यूपीआई पेमेंट का लेन देन कर रहे हैं, यूपीआई के थ्रू लेन देन कर रहे हैं। ये क्या है? फास्ट है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो यूपीआई ने हमारे ट्रांजेक्शन को ना बहुत तेज कर दिया। यूपीआई पेमेंट ने अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को बहुत तेज कर दिया है। पहले क्या होता था, लोग चेक देते थे, हम बैंक में जाते, चेक लगाते, 3-4 दिन में चेक क्लियर होता, फिर हमारे पास फंड आते,
तो मैं कह रहा था यूपीआई पेमेंट से अपने जो दिन के ट्रांजेक्शन है ना वो तेज हो गए। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे कि अगर आप महीने में 15 डील कर रहे हैं तो यूपीआई पेमेंट के थ्रू वो डील जो है ना 18 से 20 में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि पैसे का लेन देन तेज हो गया, हमें जाना नहीं पड़ता है, कैश कैरी नहीं करना पड़ता है, मोबाइल डाल के ले गए, जो भी पेमेंट है उसमें कर दिया। लेकिन क्या ये लिमिट है? क्या ये अंत है? इसके बाद भी है क्या? इसके बाद भी कुछ ऐसा है कि जो इससे भी एडवांस है? इससे भी एडवांस है, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्योंकि समझिए, अगर आपको यूपीआई से लेन देन करना है तो कितना लिमिट है? 1 लाख। 1 लाख की लिमिट है। अगर आपको 1 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन करना है, क्योंकि बिजनेसेस बहुत सारे हैं जो 1 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन में पूरे होते हैं एक ट्रांजेक्शन में। 2 लाख ट्रांजेक्शन करना है, इंडिया से बाहर पैसा भेजना है, तो बहुत सारे मीडियम एक्सचेंज, गवर्नमेंट आ जाती है, बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं जिसको क्रॉस करने के बाद अपना जो पैसा है उसकी वैल्यू कम होकर के उसका सामने वाले को रिसीव होती है। सही है सर? सामने वाले को रिसीव होती है। तो क्रिप्टो करेंसी क्या करता है? ये सारे बैरियर्स को खत्म करता है और बड़े ट्रांजेक्शन में हम इजी हो जाते हैं। बड़े ट्रांजेक्शन मतलब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का ट्रांजेक्शन जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इजी वे में, सिक्योर वे में और बहुत ही जल्दी और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे किए जा रहे हैं। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी इतनी ज्यादा फेमस हो रही है। क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज जो मैंने अभी आपको बताया नेक्स्ट स्लाइड में भी वही है, इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता। अब फ्रॉड कैसे नहीं हो सकता? अपने जो करंट बैंकिंग सिस्टम है इसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सब क्या है? अपना देखो, अपना बैंकिंग सिस्टम क्या है पहले उसको समझते हैं। बैंकिंग सिस्टम क्या है? एक तरह का डेटा है, लेजर है, मैनुअल लेजर है। अपन सारे ट्रांजेक्शन जो करते हैं ना, आज से 15-20 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो लोग बुकों में एंट्री करते थे, रजिस्टर में एंट्री होती थी, और एंट्री की जगह अपन ने कंप्यूटर ले ली, सिस्टम में एंट्री होने लग गई। लेकिन सिस्टम में एंट्री होने के बाद भी गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, या एक एंट्री मिस हो गई तो क्या होगा? स्कैम 1992 मूवी अपन ने देखी है, उसमें क्या था? एक एंट्री तो मिस हुई थी, 500 करोड़ रुपए उसमें एंट्री नहीं हुए, मतलब क्या? वो दिखे नहीं, तो वो स्कैम हो गया एक तरह का। नीरव मोदी, विजय माल्या, इतने बड़े बड़े जो लोग हैं बड़ा बड़ा पैसा लेकर के विदेश चले गए, ये सब क्या है? ये सब अपने सिस्टम की कमियों का फायदा उठा के ये इन्होंने इतने बड़े फ्रॉड किए। तो ये सारे फ्रॉड्स को है ना, ये सारे सिस्टम को खत्म करेगा क्रिप्टो करेंसी। यानी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, यानी जीरो है। नो आइडेंटिटी थ्रेफ्ट, अपनी आइडेंटिटी जो है ना वो चोरी नहीं हो सकती। इमीडिएट सेटलमेंट, सेटलमेंट बहुत इजी है, बहुत सिक्योर है, बहुत फास्ट है। एक्सेस टू एवरीवन, सब लोग के लिए आसान है। देखिए, यूपीआई पेमेंट है ना इतना आसान है कि इतना आसान तो कार्ड स्वैप करना भी नहीं था, या उसके लेंदी प्रोसेस, कैश का ट्रांजेक्शन करना। आज अपन जाते हैं दुकानों पे, यूपीआई पेमेंट से खट से पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि कैश कैरी करना ही नहीं चाहता कोई, या छोटे ट्रांजेक्शन में तो हम कैश यूज ही नहीं करते। जैसे 50 रुपए का पेमेंट है, 57 रुपए का पेमेंट है, 53 रुपए का, ऐसे पेमेंट में हम यूपीआई पेमेंट ही करते हैं। और सामने वाला भी हमसे ये कहता है कि भैया ऑनलाइन कर दो। क्यों? क्योंकि ये इसने किसका एडवांटेज लिया है? सिस्टम में कमी थी अपनी छोटे ट्रांजेक्शन्स में, सिक्कों का चल। जैसे हम किसी को खुले रखना नहीं चाहता, कोई जेब में 10 रुपए के सिक्के कोई रखना नहीं चाहता, तो उसके थ्रू क्या हुआ कि यूपीआई पेमेंट ने जगह ले ली, क्योंकि यूपीआई पेमेंट जो है ना ये इस पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं। आप देखिए क्या है ना, अपने नोट्स जो है ना 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, ये अगर हमने 500 का दिया तो लगभग ये सारी चेंजेस को खत्म कर, लेकिन 10 से नीचे का सिक्का, मतलब वो अपन अमाउंट डिजिट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें कैसे करेंगे? 17 रुपए का पेमेंट करना है तो कैश, मतलब वो सिक्का कैरी करना बड़ा मुश्किल है, या उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना, जनरली सिक्का गिर जाते हैं, संभालना बड़ा मुश्किल है। तो हम यूपीआई पेमेंट करने लग गए हैं, और ज्यादातर लोग यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी उससे भी एडवांस है। एक डेटा मैं आप लोग के साथ शेयर करने चाहूंगा, ये मैंने इंटरनेट से बहुत मशक्कत करके निकाला है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, मैंने रिसर्च करके ही निकाला, और ये डेटा आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो ये डेटा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा, और आपकी जो मैंने दिशा वाली बात कही है वो दिशा की तरफ मोड़ने का काम करेगा।
देखिए, ये जानकारी सारी गूगल पे अवेलेबल है। ये मैंने हर साल के हिसाब से निकाला आपको केवल समझाने के लिए। 1770 में हिंदुस्तान में पहला बैंक खुला, आज से करीब 253 साल पहले, करीब करीब 1770 में पहला बैंक खुला, जिस समय तकरीबन अपनी आबादी 23 करोड़ के आसपास थी। खाते कुछ भी नहीं खोले थे। 1880, अपन डायरेक्ट कई सालों बाद बात कर रहे हैं, 1880 में 25 करोड़ लोग थे अपनी हिंदुस्तान में, 10 लाख करीब करीब बैंक मतलब खाता धारक थे। खाता धारक कहां थे? मुनीम के यहां पर हम लोग वो जमा करते थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 35 करोड़ खाते थे, मतलब 35 करोड़ जनसंख्या थी, 50 लाख करीब खाते थे, जो अपनी जनसंख्या का करीब 1.40% था। इस मतलब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए सर। 1970 में 55 करोड़ जनसंख्या थी, करीब करीब 1 करोड़ खाते थे, 1.80% हुआ अपनी टोटल पॉपुलेशन का। सन 2000 में 1 अरब के आसपास जनसंख्या थी और 5 करोड़ खाते थे, 5%। अब डायरेक्ट 2014 में बात करते हैं। 2014 जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उस समय तक अपनी जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास थी और 30 करोड़ ही केवल बैंक खाते थे। यानी कि बैंकें इतनी सारी होने के बाद भी लोग बैंक में खाते धारक की संख्या जो है एक्चुअल वो 30 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब क्या हुआ? 23.10%, 130 करोड़ का 23.10% ही केवल अपने पास खाता धारक थे बैंक में। इसीलिए मोदी जी ने जन धन योजना चलाई थी कि लोग बैंक में जाकर के खाते खोलें। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि अगले कुछ सालों में, यानी कि आज की हम बात करें 2023 की, करीब 80 करोड़ बैंक खाते हैं। बल्कि ये डेटा 2030 की शुरुआत का ही है, अभी 87 करोड़ के आसपास बैंक खाते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा 87 करोड़ बैंक खाते हैं, जो कि अपनी जनसंख्या का 57.10% है। ये फिगर आप समझने की कोशिश कीजिए। डायरेक्ट 2014 में 30 करोड़ और ये 80 करोड़, 50 करोड़। ये 50 करोड़ खाते जो खुले हैं ना, ये जनधन योजना से तो खुले हैं, उसके ज्यादा भी एक चीज थी जिसकी वजह से खुले हैं। यूपीआई पेमेंट करने के लिए आपको बैंक का खाता होना जरूरी है। सही है सर? तो यूपीआई पेमेंट, डिजिटल पेमेंट अगर आप करना है तो बाय डिफॉल्ट या हमारी नीड कह लीजिए, आपको बैंक खाते खोलने पड़ेंगे। तो कुछ जो खाते खोले हैं, संख्या बड़ी है ना, इसका मेन कारण यही है। 2016 में जब नोटबंदी हुई तो उसके बाद लोगों ने पेटीएम की तरफ शिफ्ट होना चालू किया, लोगों ने उसको समझना चालू किया और उसका रिजल्ट आप देखिए कि 50 करोड़ खाते जो पिछले 200-250 सालों में नहीं हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ ये 7-8 सालों के अंदर हो गया। इसका मतलब है कि टेक्निकली इंडिया बहुत एडवांस है, हम लोग बहुत एडवांस हैं टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में। आज इंटरनेट का इस्तेमाल पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होता है, इंटरनेट का। ये जानकारी गूगल पे है। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन धारक भी हिंदुस्तान में ही है और सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट जो सिक्योर वे में है वो हिंदुस्तान की है। आपको ये जानकारी है कि नहीं पता नहीं। पूरे विश्व में क्या यूपीआई पेमेंट सब जगह चलता है? हर कंट्री में चलता है? नहीं, इंडिया ने बनाया है और इंडिया के लिए ही है और ये किसी और देश के पास नहीं है। आप किसी दूसरी कंट्री में जाके देखिए, वहां पर आज भी कार्ड से पेमेंट हो रहा है। यानी टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस है दूसरी कंट्री से। अब यूपीआई पेमेंट हम और देशों में चालू कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट होते हैं करीब करीब 13 से 14 कंट्रीज जो मेरे नॉलेज में है, वो है ऐसी जो डिजिटल पेमेंट करती हैं कार्ड के अलावा। तो इसका मतलब ये है कि इतने सारे देशों में, वो 13 देशों में भी अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर है। एक और आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं, एक और, ये आपको और कुछ समझ में आएगा। 2016 में 2.65 डिजिटल पेमेंट हुआ करते थे। ये लाख में, मतलब 26,50,000 डिजिटल पेमेंट, 26,50,000 हुआ करते थे। आज 2023 में देखिए 83 करोड़ लोग यूपीआई पेमेंट या डिजिटल पेमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले
200 सालों में नहीं हुआ, पिछले 7-8 साल के अंदर हो गया है। यानी डिजिटली, टेक्निकली हम लोग, ये पुराना डेटा है फिर भी आपको बता देता हूं। इसके बारे में जानते होंगे, इनके बारे में, इलॉन मस्क के बारे में। टेस्ला के फाउंडर है, सीईओ भी है, और रिच लोगों में इनका नाम आता है। इन्होंने, इसमें डेटा दिख रहा है 150 करोड़ का, मगर ये मेरे ख्याल से 1000 करोड़ से ऊपर है जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि इनका भी यही कहना है, अगर आप गूगल पे ये सब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े इन द सेंस जो बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे अमेजॉन के ऑनर, इसके जैक मा, ये सब लोगों ने इसको कहा है कि फ्यूचर करेंसी है, इस पे आपको आना ही चाहिए। कुछ चीजें ऐसे आपको बताऊंगा कि इस पे आपको आना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। जैसे आज की तारीख में व्हाट्सएप यूज करना हमारी जरूरत तो है ही, मजबूरी भी है। आज हम चाह कर भी व्हाट्सएप को अपने मोबाइल से अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, चाह कर भी यूट्यूब से वीडियो देखना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कोई माध्यम नहीं है अभी इतना सिक्योर, इतना एडवांस। तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे बड़े लोग हैं, सब लोगों ने ये कहा है कि क्रिप्टो जो है ये फ्यूचर है। इंडिया के अंदर मिलियंस जो लोग हैं, मिलियंस रुपीज ये क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग हो रहे हैं, यानी करोड़ों रुपए लोग ट्रेड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। जो लोग ट्रेडर हैं, जो समझते हैं। एक और स्लाइड ये समझते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को क्रिप्टो करेंसी में आना ही पड़ेगा। हो सकता है कि हमको नहीं यूज करना, होता है ना कई लोगों का ईगो कि मुझे नहीं करना भैया, यूज नहीं करना है, हमको नहीं करना है। यकीन मानिए 7 साल के बाद आपकी भी वही हालत होगी जो आज मोबाइल, जो जो जिसके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, कीपैड चला रहा है, आपको दुनिया उसी नजर से देखेगी, अरे यार आपके पास कीपैड है क्या। इसका मतलब क्या हुआ? डिजिटली दुनिया जा रही है, हमको भी जाना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी इतना सेफ और इतना सिक्योर है कि आपको इस पे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ये मैं अभी आपको प्रूफ करूंगा कैसे आना पड़ेगा। अब यहां पे देख लीजिए, स्लाइड हमको बता रही है क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात करने वाला हूं, उसका क्रिप्टो करेंसी एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है उस टेक्नोलॉजी का जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। क्या है वो? उससे भी बड़ा। वो ब्लॉकचेन है, वो ब्लॉकचेन है। यानी ब्लॉकचेन ही वो टेक्नोलॉजी है जो क्रिप्टो करेंसी को लेके आई है, या यूं कह लीजिए क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी ब्लॉकचेन अपने आप में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसपे पूरा विश्व आने वाला है। बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं और बहुत सारी अभी आने वाली है। ये मतलब अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि 7 से 8 साल के अंदर लगभग लगभग दुनिया की सारी कंपनीज ब्लॉकचेन पे आ जाएंगी। इनके बारे में जानते होंगे, जैक मा बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि सूक्ष्म व्यक्ति है, बहुत ही समझदार कह लीजिए, और इतना एक्सपीरियंस जिंदगी से इन्होंने इतना सीखा है, इतना सीखा है। उसके बाद उनका ये कहना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कुछ चेंज अवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को चेंज कर सकता है, मोर देन पीपल इमेजिन। जितना आदमी सोच रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बदल के रख देगी, बदलेगी। क्यों कह रहा है? 19 बार रिजेक्ट हुए थे ये केएफसी के रेस्टोरेंट से इंटरव्यू में। 19 बार रिजेक्ट होने के बाद, जो आदमी 19 बार रिजेक्ट होने के बाद ये सबको समझ रहा है और कह रहा है, तो वो बहुत वैल्यूबल बात है। देखिए इस स्लाइड से हम समझते हैं ब्लॉकचेन इज मोर देन क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन जो है ना, क्रिप्टो करेंसी से बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत एडवांस है।